नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम भारतीय संविधान जो कि कक्षा 8 का पहला अध्याय है देखने वाले हैं। एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं, 6th 7th कवर कर चुके हैं, 8th हमारी चल रही है और इसके अंतर्गत हम भूगोल, राजनीतिक जीवन और साथ ही साथ इतिहास जो है वो पढ़ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर रीट की लगातार तैयारी करवाई जा रही है, इतिहास पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी करवाई जा रही है, तो सभी कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो उज्ज्वल जीके को आप सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। 28 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पहले अध्याय के, कक्षा 8 के। संविधान क्या है? तो देखिए, संविधान जो है वो एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश पर शासन करने के लिए नियम और कानून जो होते हैं वो लिखे होते हैं। ठीक है, कोई भी जो लोकतंत्र है उसे चलाने के लिए संविधान जो होता है बहुत ही जरूरी होता है। तो एक लिखित दस्तावेज होता है जिस पर कानून और नियम लिखे होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार कब अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया? तो देखिए, कांग्रेस जो थी उसने अपनी नीति के अंदर शामिल किया था संविधान सभा के गठन की मांग को सन 1934 में। ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया? सन 1934 में। देखिए, बार बार दोहराने का यही अर्थ होता है कि आपको जब आप वीडियो देखते हैं तभी आपको वो प्रश्न याद हो जाए। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन जो किया गया है दिसंबर 1946 में किया गया है। कब किया गया है संविधान सभा के गठन का गठन? सन 1946 दिसंबर के महीने में। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप कब तैयार किया था? संविधान सभा जो थी उसने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान सभा का प्रारूप जो तैयार किया था दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में किया था। क्योंकि देखिए, भारतीय संविधान सबसे बड़ा जो है संविधान है। ठीक है, तो संविधान सभा को काफी टाइम लग गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में लगातार कार्य होता रहा संविधान के प्रारूप को तैयार करने में। ठीक है, इतना टाइम लग गया। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान किस सिद्धांत पर आधारित था? 1990 में बना जो नेपाल का पिछला जो संविधान था वो किस सिद्धांत पर आधारित था? कि शासन की जो सर्वोच्च सत्ता होगी वो राजा के पास रहेगी। आपको पता है कि नेपाल में कैसा शासन था? तो लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। तो शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी, ऐसा 1990 में जो संविधान बना। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर यह कार्य कर रहा था। नेपाल में राजा की सत्ता को खत्म करने में कब सफलता हाथ लगी? 2006 में जाकर जब वो जनता ठीक है उन्हें लगा कि लोकतंत्र होना चाहिए, तो उसके बाद 2006 में जाकर जो है नेपाल में राजा की सत्ता समाप्त हुई और लोकतंत्र जो है वो नेपाल में जो है लागू हुआ। भारतीय राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो भारतीय राज्य के जो 3 अंग हैं वो हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। भारतीय राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघवाद का अर्थ होता है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। ठीक है, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। देखिए, एक संस्थागत प्रणाली होती है संघवाद, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि पंचायत स्तर की, प्रांतीय स्तर की सरकारें और केंद्रीय स्तर की सरकार एक साथ एक ही देश में अपने अपने अधिकारों के अनुरूप जो है शासन करती है। और सरकारों की ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है। इसमें देखिए, पंचायत जो होगी वो अपने नियम कानून लागू करेगी, तो उस स्तर
जो जो उसको अधिकार दिए गए हैं उसके अनुरूप कार्य करेगी। उसके बाद आप बात करें प्रांतीय स्तर की जो सरकारें होंगी वो अपने अधिकारों, जो उनको अधिकार दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग शासन करेंगी। और सबसे ऊपर जो होगी केंद्र सरकार, तो वो अपने अधिकारों के अनुसार जो है शासन करेगी। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? संघवाद कहलाती है। तो देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। भारतीय संविधान की मुख्य 3 बातें कौन कौन सी हैं? तो भारतीय संविधान की 3 मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? देखिए ये सारी चीजें अध्याय के अनुसार हैं। आप ये मत समझिए कि यहाँ पर पूरा भारतीय संविधान पढ़ाया जाएगा। देखिए जो चीजें जो है लेवल के, कक्षा 8 के लेवल के अकॉर्डिंग है वही चीजें इसमें बताई जाएंगी। तो 3 बातें जो है शामिल कौन कौन सी है भारतीय संविधान की मुख्य बातें? पहली है कि भारत का संविधान बहुमत के साथ साथ अल्पमत को भी सुरक्षा और अधिकार देता है। ठीक है, बहुमत जैसे कि हिंदू धर्म हो गया, अल्पमत जैसे कोई सिख धर्म के लोग हो गए, तो उनको भी सुरक्षा और अधिकार देगा। अगर हिंदू धर्म को दे रहा है तो साथ साथ जो अल्पमत के लोग हैं उनको भी सुरक्षा और अधिकार कौन देता है? भारत का संविधान देता है। केंद्रीय और राज्य सरकार को अलग अलग विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार जो है इसके जो अधिकार हैं वो अलग हैं, राज्य सरकार के जो अधिकार हैं वो अलग हैं। जो जो विषय इनको दिए गए हैं, चाहे केंद्र को चाहे राज्य को, उसके अनुसार ही वो अपने कानून जो है बनाती है और उनको लागू करती है। उसके बाद तीसरी मुख्य बात भारतीय संविधान की क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है भारत का मुखिया होगा और प्रधानमंत्री जो होगा वो केंद्रीय सरकार का मुखिया होगा। भारत का मुखिया, नाम मात्र का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति होगा। और जो प्रधानमंत्री होगा वो कौन होगा? केंद्रीय सरकार का मुखिया होगा। तो इस प्रकार से 3 चीजें जो हैं, 3 बातें जो हैं भारतीय संविधान की जो है मुख्य हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के लिए संविधान की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। संविधान की जरूरत क्यों है हमें पता होना चाहिए। कुछ कारण है। पहला कारण है शासन करने के लिए। अगर आपको यही नहीं पता कि इतना बड़ा देश है, इसको चलाया कैसे जाए, कैसे कार्य यहाँ पर करवाया जाए, किया जाए, तो उसके शासन करने के लिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ती है, नियम कानूनों की जरूरत पड़ती है। सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, ताकि उसी के अनुरूप सरकार काम करे। ठीक है, सरकार अपना मनमाना स्वरूप जो है वो ना दिखाए, उस पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? संविधान के अनुसार रखा जा सकता है। तो संविधान जो है इसलिए जरूरी है ताकि सरकार पर नियंत्रण रखा जा सके। सरकार के सभी अंग और अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सकें, तो उनके लिए नियम बनाए गए हैं। चाहे कोई भी अधिकारी है, चाहे सरकार का कोई भी अंग है, तो वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। इसके लिए क्या जरूरी है? संविधान जरूरी है। भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं? तो देखिए भारतीय संविधान जो है उसके मुख्य मूल्य हैं, पहला सबसे जरूरी लोकतंत्र, उसके पश्चात देखिए न्याय, स्वतंत्रता, सभी लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, समता की भावना, बंधुत्व की भावना, धर्मनिरपेक्षता भी जरूरी है क्योंकि इतने सारे धर्म हैं यहाँ पर भारत में, तो धर्मनिरपेक्षता काफी महत्वपूर्ण है, और समाजवाद। तो ये जो 7 चीजें हैं, ये 7 मूल्य हैं किसके? भारतीय संविधान के। ठीक है, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की भावना, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समता का अधिकार, समानता का अधिकार, दूसरा है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अगर आप इन सब चीजों को डिटेल में देखना चाहते हैं राजनीतिक, तो आप क्या कर सकते हैं, उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जो राजनीतिक विज्ञान की वीडियोस हैं, जो रीट की वीडियोस हैं, जो कि संबंधित है किससे? संविधान से, तो वहां जाकर आप ये सब चीजें डिटेल में पढ़ सकते हैं। समता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार जो हैं मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए सभी बुनियादी अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये सारे क्या होते हैं? मूल अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, बुनियादी अधिकार होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं बताइए। तो मौलिक अधिकारों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? गलत परंपराओं, कुरीतियों, छुआछूत पर रोक लगाती है। कौन रोक लगाती है भाई? मौलिक अधिकार जो होते हैं, जब आपको स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया तो छुआछूत की बात भी खत्म हो गई। जब आपको समानता का अधिकार दे दिया तो कुरीतियां भी खत्म है, गलत परंपराएं हैं वो भी खत्म है। ठीक है, तो गलत परंपराओं, कुरीतियों, छुआछूत पर रोक लगाती है कौन? मौलिक अधिकार। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने देता कौन? मौलिक अधिकार। कोई भी समाज या सरकार शोषण को बढ़ावा नहीं दे सकती। ठीक है, चाहे कोई भी राज्य है, तो वहां पर भारत का कोई भी राज्य जो है वो संविधान को जरूर मानेगा, संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता। तो कोई भी समाज, कोई भी सरकार शोषण को बढ़ावा नहीं दे सकती। निर्भीक होकर बिना डर के जीने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार प्रदान करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के 2 प्रावधान आप बताइए। तो पहला तो यही है कि शोषण के अंतर्गत व्यक्तियों को खरीदने और बेचने पर रोक है। जो दास प्रथा होती थी पुराने जमाने में, उस चीज को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 प्रावधान दिए गए हैं। पहला तो ये कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लेडीज को, किसी भी बच्चे को, ठीक है, किसी भी मनुष्य को आप खरीद नहीं सकते, आप बेच नहीं सकते। दूसरा है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप मजदूरी नहीं करवा सकते। 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आप उससे मजदूरी नहीं करवा सकते। ये 2 प्रावधान दिए गए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। देखिए किसी भी व्यक्ति की जो मेहनत है, उसकी स्थिति है, चाहे वो दुर्बल स्थिति में है, तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। उसके परिश्रम, जो उसने मेहनत की है, मजदूरी आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो छोटा बच्चा ही है, ठीक है, चाहे वो 15 साल का है, चाहे वो 30 साल का है, तो आपको मजदूरी उसको सही रूप से देनी पड़ेगी जितनी उसने मेहनत की है। या मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है वो भी किसके अंतर्गत आ जाता है? शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं ये तो हमने देख लिया था। 2 चीजें तो हम देख चुके हैं, कौन कौन सी? देखिए पहला तो यही कि 14 साल का जो बच्चा है उससे आप नहीं करवा सकते मजदूरी, ठीक है। एक, आप खरीद बेच नहीं सकते, तो शोषण के अंतर्गत व्यक्तियों को खरीदने और बेचने पर रोक लगी है। 14 साल से कम आयु के बच्चों से आप मजदूरी नहीं करवा सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार में और कौन सी चीज शामिल है कि इंसान की खरीद बिक्री नहीं कर सकते। बंगार तथा बंधुआ मजदूरी पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। जो बंधुआ मजदूरी होती थी, ठीक है, वो भी एक प्रकार की दास प्रथा का ही रूप था, और बंगार जो है ये आप नहीं करवा सकते। जबरदस्ती कोई खतरनाक काम आप नहीं करवा सकते, ठीक है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उनको मौलिक अधिकारों में शामिल करने का मकसद ये है कि किसी को मौलिक अधिकारों से वंचित ना किया जा सके, और साथ ही किसी की जो कमजोर स्थिति है उसका फायदा भी ना उठाया जा सके, ठीक है। आगे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, ये भी हम देख चुके हैं। अल्पसंख्यक का क्या अर्थ होता है? अल्पसंख्यक क्या चीज होती है? देखिए वह धर्म या समुदाय या भाषा के आधार पर कुछ लोग जिनकी संख्या किसी विशेष क्षेत्र या किसी राज्य में हो तो वो क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए वह धर्म या समुदाय या भाषा के आधार पर वे लोग जिनकी संख्या किसी विशेष क्षेत्र या राज्य में कम हो, जैसे कि पंजाब है तो पंजाब में कौन है ज्यादा? सिख हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यहां लिखा है ना भाषा के आधार पर कम लोग।
आगे देखिए, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को दिया गया है। और ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो ये ध्यान रखिए कि पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किस लिए होता है, तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, कोई 4 मौलिक कर्तव्य बताने हैं आपने। 4 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला है संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। सभी नागरिकों को ध्वज यानी कि जो हमारा तिरंगा है और राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना चाहिए। देश की एकता सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। संविधान के नियमों का पालन करना, सभी नागरिकों को ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना सिखाना, देश की एकता सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। मूलभूत शब्द का अर्थ क्या होता है। मौलिक या जरूरी, आवश्यक। मूलभूत शब्द का क्या अर्थ है, मौलिक या आवश्यक। अगला प्रश्न है, राज्य व सरकार के बीच क्या अंतर होता है। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग पर रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य क्या चीज होती है, जो एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो क्या करती है, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जैसे कि भारत राज्य है, चीन राज्य है। ठीक है, और सरकार क्या होती है, सरकार कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। देखिए, राज्य यहां पर देश, राज्य का मतलब यहां पर देश से है। ठीक है, यानी कि एक राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार कानून बनाती है, ठीक है, और उन्हें लागू करती है। सरकार को चुनावों के द्वारा आप बदल भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, पहली परिस्थिति देखिए, यदि 13 साल का बच्चा कालीन जहां पर बनता है उस कारखाने में मजदूरी करता है, तो हमने क्या देखा था कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा आप नहीं लगा सकते किसी भी काम पर। तो देखिए, अगर 13 साल का बच्चा मजदूरी कर रहा है तो क्या हो रहा है, सब जो शोषण है उसके विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, शोषण का विरुद्ध जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, अगर कोई राज्य है उसका कोई नेता है दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, जैसे कोई बंबई है वहां पर कोई गुजराती चला गया अपना कोई व्यापार करने के लिए, और अगर वहां का कोई नेता उसे व्यापार करने से रोकता है तो कौन से अधिकार का उल्लंघन होगा, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। ठीक है, आप भारत में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना काम कर सकते हैं, तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन यहां पर हो रहा है। यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, वो तो बाद की बात है कि तेलुगु माध्यम में पढ़ना कौन चाहेगा बच्चा, लेकिन अगर कोई ऐसा जन समूह है जो राजस्थान में तेलुगु जो है मीडियम का कोई स्कूल खोलना चाहता है, अगर उसको अनुमति नहीं दी जाती, यहां पर कौन सा उल्लंघन हो रहा है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन कहां हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है चौथी स्थिति क्या है, परिस्थिति, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसीलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी क्या है महिला है। अगर कोई लेडीज है सशस्त्र बल में, अगर उसको पदोन्नति नहीं दी जा रही तो यहां पे किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, दोनों समान है, अगर किसी कार्य में वो लगे हैं तो उसको पदोन्नति आपको देनी पड़ेगी। आगे देखिए अगला प्रश्न, संघवाद में कितने स्तर की सरकार होती है। संघवाद हम पहले पढ़ चुके हैं, 3 स्तर की सरकार यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
पंचायत स्तर की है, प्रांतीय स्तर की है, केंद्रीय स्तर की है, तो तीनों संघवाद के अंतर्गत आती हैं और तीनों स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं? ये भी जरूरी प्रश्न है, हमें पता होना चाहिए क्यों दिए गए हैं। देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने व निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए, ठीक है, देश के सभी नागरिकों को राज्य की जो सत्ता है राज्य की सत्ता जो है उसके मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सरकार के तीनों अंगों, कौन कौन से तीन अंग होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है ताकि कोई अंग जो है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। तो विधायिका जो है, कार्यपालिका जो है, न्यायपालिका जो है, इसमें शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई भी जो ये तीनों में से अंग है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। अगला प्रश्न आता है, संसदीय शासन पद्धति में देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो यही उत्तर आ गया यहाँ पर। देखिए, संसदीय शासन पद्धति में क्या दिया गया है? देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। संसदीय जो शासन पद्धति है वहां पर जितने भी वयस्क हैं, 18 साल या उससे ऊपर के हैं, उन नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न आता है, समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण कौन करता है? तो समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण संविधान करता है। समाज का जो मूलभूत ढांचा है, स्वरूप है, उसका निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है, क्या प्रदान किया गया है? तो संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ किससे नहीं है? राज्य सरकारों से नहीं है, बल्कि यहाँ पर राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है। तो संविधान में राज्य शब्द का जो अर्थ है राज्य सरकारों से न होकर देश से है। तो इस प्रकार से आज हमने 28 प्रश्नोत्तर किए हैं। इसी प्रकार से हमारी क्लासेस चलती रहेंगी और यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको क्लास बढ़िया लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और शेयर जरूर करें अपने मित्रों में, ठीक है। देखिए, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप वीडियो देखते हैं और अगर वहाँ पर कोई ऐड चलता है, ठीक है, तो प्लीज उसे स्किप मत किया करें, पूरा देखा करें। छोटी सी एक गुजारिश है। धन्यवाद।